नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए तो फिर देर ना करते हुए डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, हमारा देश एक राष्ट्र के रूप में है, भले ही इसमें कई राज्य हैं। अलग अलग राज्यों के निवासी होने पर भी हमारी राष्ट्रीयता एक है, हमारी नागरिकता एक है। इस एक नागरिकता के नाते हम इस देश के विभिन्न प्रदेशों में आ जा सकते हैं, रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं अथवा भ्रमण कर सकते हैं। अब इस देश जिसमें स्वतंत्रता पूर्व लगभग 539 छोटी छोटी रियासतें थीं, अब एक राष्ट्र बन गया है और हमारा आना जाना बढ़ गया है। आज लाखों की संख्या में अलग अलग राज्यों के निवासी इस देश के अलग अलग हिस्सों में आ जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम किसी अन्य प्रांत में जाकर एकदम वहाँ की भाषा नहीं बोल सकते। रेलगाड़ी तो हमें कुछ ही घंटों में एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जा सकती है, पर दूसरे राज्य में जाकर हम कुछ ही घंटों में वहाँ की भाषा नहीं बोल सकते। हिंदी भाषा ने हमारी ये कठिनाई दूर कर दी है, हमारी कठिनाई सरल कर दी है। यह वह भाषा है जिसने पूरे देश को एक तार में जोड़ने का काम किया है। अतः यह देश की सबसे बड़ी एवं प्रमुख संपर्क भाषा बन गई है। जब संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की बात की जाती है तो हमें यह जान लेना चाहिए कि प्रत्येक भाषा के विभिन्न प्रयोजन क्षेत्रों में अलग अलग प्रयोग शैलियाँ या रूप होते हैं। संपर्क भाषा के साथ साथ हिंदी रोजगार पाने अथवा रोजगार कमाने का भी साधन बन गई है। ऐसी स्थिति में हिंदी की कई भूमिकाएं हमारे सामने स्पष्ट हो जाती हैं। उदाहरणार्थ साहित्यिक भाषा, संपर्क भाषा, रोजगार विशेष से जुड़ी भाषा, किसी खास प्रदेश की प्रमुख भाषा, विभिन्न प्रदेशों को जोड़ने वाली प्रमुख भाषा, पूरे देश को जोड़ने वाली संपर्क भाषा और हमारी सामाजिक संस्कृति के मूल्यों एवं हमारे समग्र भारतीय साहित्य को अभिव्यक्ति देने वाली भाषा। आज आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी के इन रूपों को ध्यान में रखकर हिंदी का अध्ययन एवं अध्यापन करवाया जाए। जब भाषा एक आवश्यकता बन जाती है तब लोग स्वयं ही उसे स्वीकारते हैं, अपनी जेब से काफ़ी धन खर्च करके भी उसे सीखते हैं। इस संदर्भ में हम अंग्रेजी का उदाहरण ले सकते हैं। हमें इसके लिए मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता है और इसके विकास के लिए सजग रहना अनिवार्य है। महोदय, नेहरू ने भारतीय अर्थव्यवस्था तथा समाज की प्रधान समस्याओं को विज्ञान द्वारा सुलझाने पर अधिक महत्व दिया था। प्रौद्योगिकी विकास तो निर्धारित था, लेकिन नए लोग इसका वास्तविक लक्ष्य थे। आलसीपन से निकालकर देश को विचार तथा क्रिया की गतिशील प्रक्रिया में डालने के लिए यह अभियान था। उनके विचारों में हम स्फूर्ति व सामयिकता देख सकते हैं। वैज्ञानिक शिक्षा तथा विचार द्वारा तकनीकी विकास गतिशील प्रक्रिया के रूप में, औद्योगिकरण सर्वसम्मति द्वारा सामाजिक कार्य और मानव प्रतिष्ठाओं के साथ समाजवाद आदि 21वीं सदी के प्रतिमानों में प्रधान रूप से सामयिक हैं। आर्थिक विकास के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी को काम में लाना नेहरू जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके दो आशय थे। भारत की औद्योगिकरण प्रक्रिया में बृहत उद्योगों को महत्व देने की स्वीकृति पहला था।
जबकि भारत में बड़े बनाम छोटे पैमाने में औद्योगिकरण का विचारात्मक विवाद चल रहा है। नेहरू जी ने भी अपने प्रारंभिक काल में अपने मन में इस मुद्दे पर विचार किया था। उनके कुछ बनाए हुए चुनावों में से यह एक था। बड़ी मशीन बनाम कुटीर उद्योगों के मुद्दे पर विचार विमर्श करते हुए उन्होंने इस पर जोर देते हुए कहा था कि यह उत्पादन और अर्थव्यवस्था दोनों प्रकारों की समायोजनाओं का मात्र प्रश्न नहीं है। एक को प्रबल होना पड़ता है और उसके पूरक के रूप में जो जहाँ भी उपयुक्त हो दूसरे के साथ सर्वोपरि होना पड़ता है। वर्तमान आधुनिक तकनीकी उपलब्धियों पर आधारित अर्थव्यवस्था को आवश्यक रूप में प्रबल होना पड़ता है। इस आशय का दूसरा विस्तृत पहलू उनकी वैज्ञानिक शिक्षा तथा अनुसंधान पर बल देना था। यह देखा गया था कि उन्हें इस विचार पर विशेष मोह था कि उचित सामाजिक स्थितियों के अंतर्गत मशीन के प्रयोग वैज्ञानिक टैपर बनाए रख सकते हैं और अनुभव तथा मानव के दृष्टिकोण को विस्तृत कर सकते हैं। जानकारी सिद्धांत पहलू के उत्पादन उपायों के रूप में इस विचार को अब विधिवत अर्थशास्त्र स्वीकार रहा है। फिर भी तकनीकी परिवर्तन एक गतिशील प्रक्रिया थी। आधुनिकीकरण पर बल देना जिस पर हम पुनः ध्यान दे रहे हैं तथा यह परिवर्तन को सम्मिलित किए हुए था जो नेहरू के लिए घृणास्पद वस्तु थी और यह परिणात्मक समायोजना और उत्पादन के विभिन्न व्यर्थ तत्वों तथा पद्धतियों का संतुलन करना ही वास्तविक प्रश्न नहीं है बल्कि गुणात्मक परिणामों का प्रश्न है। महोदय, भारत में प्रमुख रूप से जहाँ पर हम बहुत पहले से ही विचारों तथा कार्यों के पुराने सूत्र तथा पद्धतियों से बंधे हुए हैं, वहाँ हमें नए विचारों तथा नई सीमाओं की ओर ले जाने वाले नए अनुभव, नई प्रक्रियाओं की आवश्यकता है। अतः हमें अपने जीवन के स्थिर तत्व को परिवर्तित, गतिशील तथा जीवंत बनाना चाहिए और अपनी बुद्धि को तीव्र तथा उत्साही बनाना चाहिए। नई स्थितियाँ नए अनुभवों की ओर ले जाती हैं, जैसे उनसे निपटने के लिए मन को बाध्य करना है और परिवर्तित परिसरों को अपने आप स्वीकार करना। और फिर विज्ञान का इतिहास दर्शाता है कि यह केवल पुराने से बेहतर नहीं है, यह कभी कभी पुराने को अस्त व्यस्त करता है। यह केवल नए सत्यों को पुरानों के साथ जोड़ता नहीं बल्कि कभी कभी नए सत्य तथा उनके द्वारा मानवीय वैचारिकता और उनके जीवन विधान में उथल पुथल उत्पन्न करता है। अतः विज्ञान मात्र पुराने को अच्छे आयामों में आवर्तित नहीं करता या पुराने के साथ नहीं जोड़ता बल्कि विश्व तथा मानव की चेतना के लिए कुछ नया सृजित करता है। अगर इस विज्ञान की आत्मा का वास्तविक अर्थ क्या है वाली इस वैचारिक धारा की खोज करें तो बहुत कुछ मतलब निकलते हैं। यह केवल विज्ञान दर्शाने वाले नवीन सत्यों को ही, केवल पुराने के विकास को ही नहीं स्वीकारेगा बल्कि अगर उसने इस आत्मा के विरुद्ध जाना चाहा तो पुरानों को अस्त व्यस्त करने के लिए भी तैयार है। इसका अर्थ यह भी है कि न केवल पुराना होने के नाते उससे बंधे रहते हैं बल्कि उसे निभाए जाने के कारण, लेकिन उसके विघटन को स्वीकारने के योग्य होने के कारण। इसका यह अर्थ है कि अगर वह नए अन्वेषणों के विरुद्ध जाएगी तो यह सामाजिक ढांचा या औद्योगिक ढांचा या आर्थिक ढांचे के साथ बंधा नहीं रहेगा। 21वीं सदी में पहुंचने की प्रेरणा की जड़ें स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की लालसा में हैं। अतः नेहरू के लिए मशीन आधारभूत संरचनात्मक विकास
और आत्मविश्वास प्रमुख थे। जैसे स्वायत्त विकास की ओर उन्मुख बृहत अर्थव्यवस्था में प्रौद्योगिकीय आत्मविश्वास की पद्धतियां प्रमुख हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना एक पद्धति थी। आत्मविश्वास के पक्ष में नेहरू अपने आर्थिक चुनावों में स्पष्ट थे और औद्योगिकरण को कम कर देने वालों के प्रति संदेहास्पद थे। उद्भव गैर उपनिवेशी संघर्ष की ओर लौटकर जा रहा था। महोदय, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सर्वप्रथम व्यक्ति है एवं व्यक्तियों से समाज बना है। किसी भी व्यक्ति को समाज में रहने के लिए उस समाज के रीति रिवाजों का पालन करना अनिवार्य होता है। पहले मनुष्य असभ्य एवं जंगली हुआ करता था। स्टॉप।